नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त सुभाष मौर्य। हम लोग ईए पार्ट 1 की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ईए पार्ट 1 की, इसमें हमारा यूनिट फर्स्ट कंप्लीट हुआ है, हमारा यूनिट सेकंड चल रहा है। टोटल इसमें 5 यूनिट में मैंने इनको डिवाइड किया हुआ है। तो ये हमारा सेकंड यूनिट का ये हमारा थर्ड चैप्टर है, शेड्यूल सी, बिजनेस इनकम। बिजनेस इनकम को हम हमेशा शेड्यूल सी में रिपोर्ट करते हैं। अब ये शेड्यूल है क्या? शेड्यूल एक तरीके की स्टेटमेंट है जिसमें हम बिजनेस इनकम को रिपोर्ट करते हैं। सब कुछ तो फॉर्म 1040 में नहीं आ सकता ना कि आप सब कुछ 1040 में ही फिल कर दोगे। हाँ, 1040 में आप समरी डाल सकते हो, लेकिन डिटेल के लिए आपको शेड्यूल सी एक स्टेटमेंट अटैच करना होगा। तो इसका है, और शेड्यूल सी याद रखना, बी और सी ये अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में याद रखना कि हाँ इसमें ये आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है बिजनेस इनकम। इसमें टोटल 45 टॉपिक हैं इस चैप्टर में। तो टॉपिक नंबर 1 है व्हाट इज़ बिजनेस। आखिर बिजनेस है क्या? तो आईआरएस की डिफिनीशन से समझो। अब आईआरएस की नज़र में क्या है उसको आप ध्यान में रखोगे, आप क्या सोचोगे उससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। इसीलिए तो पढ़ रहे हैं। बिजनेस को कौन नहीं जानता है कि बिजनेस क्या होता है। तो आईआरएस की डिफिनीशन में बिजनेस का मतलब होता है एक्टिविटी कैरिड ऑन, यानी जो एक्टिविटी है वो आगे चलनी चाहिए, जो काम हो रहा है वो इनकम के लिए होना चाहिए, और वो जो काम है वो कंटिन्यूटी के साथ आगे बढ़ना चाहिए। आईआरएस इंटेंशन और एक्शन दोनों देखता है। आपका इंटेंशन पैसा कमाना होना चाहिए और एक्शन भी उस इंटेंशन के साथ इन्वॉल्व है, तभी होगा। आपने एक बार का काम कर लिया तो बिजनेस में नहीं जाएगा। सिर्फ रजिस्ट्रेशन करा लिया वो भी बिजनेस में नहीं जाएगा। लॉस हो गया तो नॉन बिजनेस में। अगर लॉस ऐसा हुआ जो नॉन बिजनेस है तो फिर वो बिजनेस में नहीं काउंट होगा ना। तो प्रॉफिट मोटिव होना मैंडेटरी है। ठीक है, ये ध्यान देना आपकी प्रॉफिट मोटिव होना मैंडेटरी। अब बिजनेस के 3 नॉन निगोशिएबल एलिमेंट वो क्या क्या हैं वो समझो। पहला तो है कंटिन्यूटी, रेगुलर बेसिस पर एक्टिविटी होनी चाहिए, अगर ये है तभी वो बिजनेस में काउंट होगा। दूसरा हमारा है प्रॉफिट मोटिव। बिजनेस का मोटिव हमेशा प्रॉफिट होना चाहिए, पैसा कमाना होना चाहिए। एक्टिव एफर्ट तीसरे नंबर पर है हमारा, एक्टिव एफर्ट। टाइम, इसके लिए कैपिटल इन्वॉल्व होना चाहिए इसमें। ठीक, अगर ये तीनों हैं तो फिर आईआरएस की नज़र में बिजनेस है। अगर इन तीनों में से एक भी मिसिंग तो आईआरएस डाउट करता है, ये बिजनेस नहीं है। आईआरएस की नज़र में कौन कौन से नहीं है? कैजुअल एक्टिविटी, पर्सनल हॉबी, ओकेजनल ट्रांजैक्शन, इन्वेस्टमेंट ओनली, पैसिव वाला, ये हमारा बिजनेस में नहीं आएगा। अब इसके एग्जाम्पल देखो, रियल लाइफ एग्जाम्पल। थोड़ा ऐसे एग्जाम्पल है जिनसे आप रिलेट कर पाओगे। अब मान लो रमेश हर संडे केक बनाता है सिर्फ फैमिली के लिए, तो कभी सेल नहीं करता। जब उसने सेल ही नहीं किया तो पैसे नहीं आया। पैसे कमाने की इंटेंशन नहीं तो वो हमारा बिजनेस में नहीं जाएगा। बिजनेस नहीं है इसका, तो नो प्रॉफिट मोटिव। एग्जाम्पल 2, रमेश हर वीक इंस्टाग्राम पर केक बेचता है। अब ऑर्डर लेता है, पेमेंट रिसीव करता है, सीधी सी बात है बिजनेस है। कैसे है? कंटिन्यूटी है, प्रॉफिट मोटिव है। तीसरा क्या है? वन टाइम ओल्ड फ़ोन बेच दिया, उसने एक बार बेचा, उसका ओकेशनल ट्रांजेक्शन हुआ जाकर। एग्जाम में क्या ट्रैप बनता है? अगर क्वेश्चन में लिखा हो अर्निंग इनकम ओकेजनली, ये जो ओकेजनल है ये तो दुश्मन है आपका। आईआरएस वर्ड ओकेजनली डेंजर सिग्नल है इस चैप्टर के लिए। दूसरा टॉपिक है हमारा। अब हमने पहले टॉपिक में तो क्या बिजनेस है वो समझ लिया। अब आगे चलते हैं ना कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वर्सेस एम्प्लॉई। ये शेड्यूल सी, ध्यान देना आप, पूरा पूरा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के ऊपर टिका हुआ है। पूरा इसका मोटिव ही वही है, सेल्फ एम्प्लॉयड वर्सेस एम्प्लॉय। और वो वाला बिजनेस मत समझना जो 11-20 हम लोग पढ़ते जाकर, ये अलग है। सेल्फ एम्प्लॉयड वर्सेस एम्प्लॉई। आईआरएस का बेसिक रूल है, शेड्यूल सी सिर्फ सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल के लिए है। एम्प्लॉय कभी शेड्यूल सी फाइल नहीं करता, एम्प्लॉय के लिए नहीं है, ध्यान देना। शेड्यूल सी ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए है। आईआरएस कंट्रोल टेस्ट सिंप्लीफाइड, ये लैंग्वेज एकदम सिंप्लीफाइड है, इनरोल्ड एजेंट सेफ को कर। आईआरएस 3 चीज़ें देखता है, बिहेवियरल कंट्रोल, फाइनेंशियल कंट्रोल, रिलेशनशिप ऑफ पार्टीज। आपका पार्टीज के साथ रिलेशनशिप कैसा है, आपके पैसे पर आपका ग्रिप कैसा है, आपका व्यवहार कैसा है। आईआरएस ये 3 चीज़ें देखती है। सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन मतलब काम कैसा करना है,
ये खुद डिसाइड करोगे। ये डिफिनीशन बता रहा IRS कैसे सोचता है। जो उसमें इक्विपमेंट लगेंगे, टूल्स लगेंगे, वो आप खुद के होंगे। पेमेंट आपका इनवॉइस बेस्ड होगा, प्रोजेक्ट बेस्ड होगा, ये आप डिसाइड करोगे। जो रिस्क होगा खुद का होगा। ये हो गया हमारा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। ये हो गया सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इतना। अब एम्प्लॉय क्या है? एम्प्लॉय देखो क्या है IRS की नज़र में। एम्प्लॉयर का कंट्रोल, सीधी सी बात, एम्प्लॉय के ऊपर किसका? एम्प्लॉयर कंट्रोल। फिक्स आवर है, आपको इतने घंटे ड्यूटी देनी देनी है। आपको सैलरी मिलेगी, W2 फॉर्म मिलता है एक, उसे आपको फिल करना पड़ेगा। रियल लाइफ एग्जाम्पल देखो इनके, बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल है। मोहन जोमेटो के लिए डिलीवरी करता है, तो क्या है? अपना व्हीकल लगाया, अपना टाइम लगाया। ये हमारा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में आ गया। ठीक। एग्जाम्पल 2 हमारा देखिए। सोहन ऑफिस में 9 से 6 काम करता है, फिक्स सैलरी मिलती है उसे, तो ये भी हमारा सेल्फ एम्प्लॉयड में आ गया। और तीसरा क्या है? ये एम्प्लॉय में आ गया। ठीक, फिक्स सैलरी है ना। तीसरा क्या है? ग्राफिक डिजाइनर, जो क्लाइंट के लिए इनवॉइस रेज करता है, तो ये हमारा सेल्फ एम्प्लॉयड में आ गया। एग्जाम में ट्रैप क्या बनेगा? यू आर इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर, ऐसा तो एम्प्लॉय ने बोल दिया, एम्प्लॉयर ने। लेकिन फिक्स टाइमिंग, नो अदर क्लाइंट, तब तो आप उनके लिए ही काम कर रहे हो ना। इंडिपेंडेंट बोल देने से थोड़ी ना हो गया। तो IRS फैक्ट देखेगा, कभी लेबल नहीं देखता। टॉपिक नंबर 3 है इसका। 2 हमारे हो गए ना। अभी दूसरा नंबर हमारा था एम्प्लॉय वर्सेस एम्प्लॉयर, सॉरी, एम्प्लॉय वर्सेस सेल्फ एम्प्लॉयड। तीसरा टॉपिक है प्रॉफिट मोटिव टेस्ट, कैसे करेंगे इसका भी तो होगा। हॉबी लॉस, चलिए देखते हैं। इनके जो डीप रूल है वो चैप्टर नंबर 7 में आएंगे। अभी आप इनका इंट्रो देख लीजिए, बस फाउंडेशन समझ लीजिए बस। बिजनेस में प्रॉफिट कमाने का इंटेंशन होना चाहिए, लॉस अलाउड नहीं है, लेकिन इंटेंशन जेन्युइन होना चाहिए। आयरिस प्रैक्टिकल थिंकिंग, आयरिस इस पे कैसे सोचता है? अगर हर साल लॉस हो रहा है, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं, पर्सनल एंजॉयमेंट ज़्यादा है, तो IRS हॉबी बोल सकता है। फिर आप इसे बिजनेस मत बोलो, हॉबी बोलो। लॉस ही लॉस है, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं, आपका पर्सनली ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट, तो इसे हॉबी में काउंट कर लो, बिजनेस में नहीं। बेसिक प्रॉफिट इंडिकेटर क्या क्या है? बुक्स, अगर आपको प्रॉफिट करना है तो ये कुछ चीज़ें IRS बताता है कि बुक्स एंड रिकॉर्ड मेंटेन करना। मार्केटिंग एफर्ट, मार्केटिंग में कैसा एफर्ट है आपका? टाइम डिवोटेड, आप अपना टाइम दे रहे हैं। प्राइसिंग स्ट्रेटजी, तभी हमारा प्रॉफिट आप निकाल सकते हैं। एग्जाम्पल देखो। एग्जाम्पल नंबर 1, अमन फोटोग्राफी करता है, एड्स रन करता है, 2 साल लॉस, 3rd ईयर प्रॉफिट, बिजनेस वैलिड हो गया इसका। ठीक। एग्जाम्पल 2 देखो। अमन सिर्फ फ्रेंड के फोटोज़ फ्री में ले लेता है, हॉबी में आ गया। एग्जाम्पल 3 देखो। ऑनलाइन ट्यूटर जो फीस चार्ज करता है, तो बिजनेस में आ गया। एग्जाम ट्रिप क्या? इंजॉयमेंट वर्ड आया, तो प्रॉफिट मोटिव टेस्ट याद करो कि प्रॉफिट है कि नहीं। जहाँ पर इंजॉयमेंट है वो हॉबी में काउंट हो जाएगा। टॉपिक 4 है हमारा, हु मस्ट फाइल शेड्यूल सी। ये जितने भी टॉपिक हैं सबको मैंने एक सीरियल से ऐड किया, और ऐसे ऐड किया कि बस आप देखते जाओ, बस आपको चैप्टर एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। IRS का रूल क्या है? शेड्यूल सी कौन फाइल करेगा? इंडिविजुअल करेगा। ठीक, जो सेल्फ एम्प्लॉयड है, जो बिजनेस से इनकम या लॉस अर्न करता है। सेल्फ एम्प्लॉयड जो बिजनेस से इनकम या फिर लॉस अर्न करता है, वो हमारा शेड्यूल सी फाइल करेगा, शेड्यूल सी डॉक्यूमेंट लगाएगा। इनकम थ्रेशोल्ड देखो, अब थ्रेशोल्ड भी इन्होंने बनाए सेल्फ एम्प्लॉयड की। मैंने आपको थ्रेशोल्ड बताया था ना, $400, ये देखो आ गया, वहाँ बताया था और यहाँ काम आ गया। $400 या मोर नेट अर्निंग फ्रॉम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, वो शेड्यूल सी प्लस शेड्यूल SC मैंडेटरी है उसके लिए। ठीक, शेड्यूल सी हमारा हो गया, और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का शेड्यूल SE। 400 आप बस क्रॉस करो या फिर इसके बराबर हो बस। ठीक, समझ में आया होगा उम्मीद है आपको। इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है? लॉस हो तब भी शेड्यूल सी, कैश हो या नॉन कैश इनकम, पार्ट टाइम बिजनेस भी इंक्लूड है इसमें। बस $400 को आप टच कर लो बस। रियल लाइफ एग्जांपल क्या है इनके, और देखो कितना कम थ्रेशोल्ड रखा है, इतने में तो सभी लोग आ जाएंगे, मेरा मानना है।
रवि ने फ्रीलांसिंग से $500 कमाया, अब शेड्यूल सी फाइल करेगा। नेहा का बिजनेस लॉस में गया, शेड्यूल सी स्टिल रिक्वायर्ड। एग्जाम्पल 3 क्या, वीकेंड ट्यूटर अर्निंग $450, शेड्यूल सी मैंडेटरी। अब एग्जाम ट्रैप क्या बनता है इसमें, जहाँ पर लोग कंफ्यूज होते हैं, पार्ट टाइम बिजनेस लिखा हो, लेकिन ये तो देखो कि उसमें कमाई है कि नहीं है, इग्नोर मत करना। देखो $400 को क्रॉस कर रहा है कि नहीं कर रहा, अगर क्रॉस कर रहा है तो बिल्कुल आप शेड्यूल सी फाइल करेंगे। आईआरएस का पर्पज, शेड्यूल सी का काम क्या आखिर, ये देखो आप, बिजनेस इनकम रिपोर्ट करना, ठीक, बिजनेस एक्सपेंस डिडक्ट करना, नेट प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करना। आईआरएस का फ्लो समझो, ग्रॉस रिसीप्ट जो आपने टोटल रिसीट किया है, अदर इनकम, एक्सपेंस, ठीक, खर्चा, फिर नेट प्रॉफिट आएगा, फिर ट्रांसफ़र टू फॉर्म 1040, और 1040 में आप शेड्यूल सी अटैच करेंगे आप। हु फाइल्स, सोल प्रोप्राइटर्स, सिंगल मेंबर एलएलसी, ये बाय डिफ़ॉल्ट है। इनका एग्जाम्पल देखो, रियल लाइफ एग्जाम्पल देखो, इसमें एक किराना शॉप ओनर है, वो शेड्यूल सी फाइल करेगा क्योंकि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में आ गया ये, और ज़रूर $400 को क्रॉस कर रहा होगा, अगर कर रहा है तो भैया दो, कर रहे हो तो फिर दो। वैसे लोग कैश में ट्रांजैक्शन ज़्यादा लेते हैं, क्योंकि अगर वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन लेंगे तो वो जल्दी से जल्दी $400 के क्रॉस कर लेंगे। एग्जाम्पल 2 क्या है, ऑनलाइन सेलर ऑन अमेजोन, ये भी शेड्यूल सी में आ गया। फ्रीलांस राइटिंग करता है, वो भी शेड्यूल सी में आ गया। एग्जाम ट्रैप क्या होता है, जहाँ पर लोग कंफ्यूज होते हैं, पार्टनरशिप इनकम शेड्यूल सी में नहीं आएगा, ये पार्टनरशिप वाला इनकम नहीं आएगा। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की बात है तो सिर्फ वही लोग आएंगे। चैप्टर 1 का फाइनल, ये हमारा लगभग चैप्टर 1 हमारा कंप्लीट हो रहा है। इसकी समरी देखो, बिजनेस कंटिन्यू प्लस प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए। शेड्यूल सी ओनली फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए है। एम्प्लॉई शेड्यूल सी फाइल नहीं करेगा, ध्यान देना इस बात को। लॉस अलाउड बट इंटेंशन चेक करो कि प्रॉफिट है कि नहीं है। $400 रूल वेरी इंपॉर्टेंट। वैसे ही सभी क्रॉस कर लेते हैं लगभग। अब हमारा चलेगा चैप्टर 2, बिजनेस इनकम आइटम। इनरोल्ड एजेंट पार्ट 1, इंडिविजुअल का शेड्यूल सी, बिजनेस इनकम। इसका हमारा चैप्टर 2 है, बिजनेस इनकम आइटम्स, ठीक। टॉपिक नंबर 6 है इसका, व्हाट इज बिजनेस इनकम। बिजनेस इनकम क्या है। अब आईआरएस की डिफिनीशन में बिजनेस इनकम क्या है, ये पब्लिकेशन 334, इनकम रिसीव्ड फ्रॉम कैरिंग ऑन ट्रेड और बिजनेस इन कैश, प्रॉपर्टी और सर्विस। आईआरएस के लिए फॉर्म इम्पोर्टेंट नहीं है कि आपको कैश में मिला, कि उसके बदले प्रॉपर्टी मिली, कि सर्विस के बदले पैसा मिला। वैल्यू इम्पोर्टेंट है, जो पैसा मिला वो इम्पोर्टेंट। देखो कैसे सोचता है ये कैश हो या नॉन कैश, लीगल हो या इलीगल, रिपोर्टेबल है अगर बिजनेस से रिलेटेड है। एकदम सिंपल से बता दिया हमने आईआरएस के हिसाब से। इम्पोर्टेंट आईआरएस रूल क्या है, इनकम का सोर्स बिजनेस होना चाहिए। पर्सनल गिफ्ट बिजनेस इनकम में नहीं आएगा, लोन इनकम में नहीं आएगा। सीधी सी बात, लोन इनकम में कहाँ आ जाएगा, जब हमारा लोन माफ़ हो जाता है तब ये हमारा इनकम में काउंट हो जाएगा, वो भी अदर इनकम में। इनकम में भी पार्ट है ना कहीं। रियल लाइफ एग्जांपल देखो, एग्जांपल 1, शॉप ओनर को कस्टमर ने 10,000 रुपीज़ कैश दिया, ये बिजनेस इनकम में हो गई। फ्रेंड ने बर्थडे गिफ्ट दिया, ये नहीं जाएगा क्योंकि गिफ्ट है। 3 है, क्लाइंट ने सर्विस के बदले लैपटॉप दिया, तो लैपटॉप की फेयर मार्केट वैल्यू देखो, बिजनेस इनकम के तरीके। क्वेश्चन में अगर लिखा हो रिसीव्ड वैल्यू इंस्टीड ऑफ कैश, तो वो भी इनकम है, बस फेयर मार्केट वैल्यू से कैलकुलेट करना पड़ता है। टॉपिक नंबर 7 है, 45 टॉपिक में से टॉपिक नंबर 7 है, ग्रॉस रिसीट्स वर्सेस ग्रॉस इनकम। दोनों में अंतर करेंगे इसमें। शेड्यूल सी लाइन 1,
टोटल अमाउंट रिसीव बिफोर एनी एक्सपेंसेस। मैं अपनी दुकान पर सारी दुकानदारी करता हूँ, तो जितना भी मुझे पैसा मिला, अभी खर्चा मैंने नहीं निकाला इसमें क्या, और ये पैसा किस किस फॉर्म में आ सकता है? कैश में, ज़्यादातर कैश में आता है मेरे पास। चेक्स में उतना बड़ा बिजनेस नहीं तो, लेकिन किसी और बिजनेस से आप रिलेट कर लो। क्रेडिट कार्ड से पैसा आया, डिजिटल पेमेंट यानी कि फ़ोन पे, पेटीएम, नावी, यूपीआई, इन सब से पेमेंट आया आपका। तो ये तो हो गया हमारा ग्रॉस इनकम। अभी ग्रॉस इसीलिए इन्होंने लगाया, इनकम भी सीधा बोल सकते थे, लेकिन अगर ग्रॉस नहीं लगाते तो आप पूछते भैया कैश तो आएगा क्या, चेक वाला भी आ जाएगा, क्रेडिट कार्ड पेमेंट भी आ जाएगा, डिजिटल पेमेंट भी आ जाएगा? नहीं, सारे आएंगे इसमें। इसीलिए तो ग्रॉस इनकम लगाया इन्होंने। अब ग्रॉस रिसीट क्या है? ग्रॉस इनकम, ग्रॉस रिसीट। अब इसमें माइनस क्या करना है? जितना भी आपका रिटर्न आया है गुड्स, वो पैसा माइनस करना है। जितना भी आपने अलाउंस का मतलब छूट होता है, ठीक, छूट, आपने कुछ छूट दी होंगी कस्टमर को, वो भी आएगा। अब IRS डिफरेंस क्लियरली याद रखो। ग्रॉस रिसीट्स ओनली एंट्री, ग्रॉस इनकम एडजस्टेड फिगर। जितना आपने रिसीव किया वो सब तो हमारा एंट्री पॉइंट हो गया। ग्रॉस इनकम क्या एडजस्ट करोगे? भाई कई सारा पैसा उधार का भी तो आया होगा, कई सारा पैसा आपने छोड़ दिया होगा। तो इसका एग्जांपल देखो, सेल्स आपने मान लो 50,000 की करी, $50,000 की, और सेल में रिटर्न भी आया होगा। जो आपने पहले का भी बेचा था वो भी रिटर्न आया होगा, जो आपने गल्ला लिया उसमें से 5,000 का तो आपका रिटर्न आया। तो आपकी टोटल तो 45,000 हुआ ना इनकम। रिसीव आपने 50,000 किया, लेकिन 5,000 रिटर्न का पैसा आया था, तो वो हमारे इनकम में नहीं काउंट होगा। ये हमारी ग्रॉस इनकम जाएगी $45,000। दूसरा एग्जांपल देखो, फ्रीलांस रिसीट $8,000, तो इसमें कोई रिटर्न नहीं है। तो ग्रॉस रिसीट, ग्रॉस इनकम इज इक्वल टू 8,000 रुपीज़। इसमें कोई रिटर्न नहीं, तो ये हमारा सब कुछ इक्वल हो गया। एग्जाम्पल 3 देखो, ऑनलाइन सेलर विद रिफंड। जो लोग ऑनलाइन अपना सामान बेचते हैं उनसे आप पूछना, बहुत रिफंड आता है, बहुत रिटर्न आता है माल हमारा। रिफंड डिडक्टेड ओनली आफ्टर ग्रॉस रिसीट। जितना आपका टोटल रिसीव हुआ उसमें से जितना भी माल वापस आया है उसको हम पहले घटाएंगे, पहले माइनस करेंगे, उसके बाद जाकर हमारा बनेगा ये ग्रॉस रिसीट। एग्जाम ट्रैप कैसे करता है? एक्सपेंसेस कभी ग्रॉस रिसीट से सब्ट्रैक्ट नहीं होंगे। खर्चा नहीं माइनस करना है, जो आपका रिटर्न वगैरह आ गया, जो आपने छूट दे दी, वो माइनस करना है। वो तो प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट के कॉन्सेप्ट है, ध्यान देना इस बात को। बहुत ही मैंने सिंपल लैंग्वेज में लिखा है, अगर आपको यहाँ नहीं समझ में आए तो आप फिर PDF या IRS का डाउनलोड कर लो। मैं फिर नहीं कहता कोचिंग जाओ, मैं कहता हूँ IRS की वेबसाइट से पढ़ो, आपको एकदम ऑथेंटिक नॉलेज मिलेगा वहाँ पे। वहीं से मैं भी पढ़ता हूँ, बस वहाँ से मैं सिंप्लीफाई करके आपको प्रेजेंट करता हूँ। ये मेरे भी बहुत काम आता है और उम्मीद है कि आपके भी आएगा। टॉपिक 8 है हमारा, कैश, चेक एंड डिजिटल पेमेंट। टाइमिंग रूल इनका क्या है? अब पेमेंट मिला, लेकिन टाइमिंग भी तो कुछ मैटर करती होगी। अगर ये लोग फुल्ली डिस्क्लोज नहीं करेंगे तो लोग झोल करेंगे ना इनके साथ मिलकर। टाइमिंग रूल क्या है? IRS बेसिक रूल कैश मेथड के लिए, इनकम तब रिपोर्ट होता है जब एक्चुअली या कंस्ट्रक्टिवली रिसीव हो। जब वो सच में रिसीव हो गया तब हमारा ये इनकम में काउंट होगा। कंस्ट्रक्टिव रिसीव का मतलब क्या होता है? पैसा अवेलेबल है, वो आपके राइट में है, राइट टू यूज है, लेकिन आपने विड्रॉ नहीं किया। आपको पैसा मिला लेकिन आपने विड्रॉ नहीं किया, लेकिन ये आपके लिए अवेलेबिलिटी यानी रिसीट। कंस्ट्रक्टिव रिसीट का मतलब ही यही है। ये मैंने इसके पहले चैप्टर में आपको समझाया था, कंस्ट्रक्टिव डॉक्ट्रिन वाला। डिजिटल पेमेंट इसमें इंक्लूड होते हैं, UPI, पेपाल, क्रेडिट कार्ड। ये भी हमारा कैश में ही मान लो, ठीक, ये भी बस अवेलेबल है, हमारे खाते में आ गया, भले ही मैंने विड्रॉल नहीं किया, मेरे हाथ में आया पैसा। इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ वही कैश है, ऑनलाइन पेमेंट मिला वो भी कैश की कैटेगरी में आएगा IRS की लैंग्वेज में। पेमेंट ऐप रियल लाइफ एग्जांपल हैं ये। एग्जांपल 1, क्लाइंट ने
31 दिसंबर को पेपाल पेमेंट भेज दिया, विड्रॉ जनवरी में किया, तो इनकम दिसंबर ईयर में ही टैक्सेबल होगी। क्यों? क्योंकि वो दिसंबर में ही तो हमारे पास आई थी, ऑनलाइन भेज दिया, अपने निकालो ना निकालो। बहुत सारे लोग पूरे महीने नहीं उसको विड्रॉ करते हैं, महीने में क्या वो दूसरे महीने में जाके करते, 6-6 महीने नहीं करते। वो सोचते कि नहीं पड़ा रहेगा, ये हमारा सेफ अकाउंट है। कुछ पॉइंट ऑफ व्यू सोचो। और टैक्सेशन को आप जितना खुद से रिलेट कर पाओगे उतना आपके लिए ईजी होगा। नहीं तो भाई मेरा तो ये मानना, अगर आपने इसको रिलेट करना नहीं सीखा तो आप टैक्सेशन भूल ही जाओ, फिर रटते फिरोगे, हर एक डिफिनीशन रटोगे, हर एक कॉन्सेप्ट रटोगे, और एग्ज़ाम में वहाँ पर ब्लंडर करोगे। क्योंकि एग्ज़ाम एक पर्टिकुलर टॉपिक से नहीं, ये लोग क्वेश्चन बनाते हैं, 2-3 कॉन्सेप्ट को, 2-3 चैप्टर को एक साथ मिक्स करते हैं और आपके कोर नॉलेज को चेक करते हैं। बहुत तगड़ा नॉलेज होना चाहिए, बहुत तगड़ी पकड़ है आपकी, तभी आप इस एग्ज़ाम के लिए बैठो। एग्जाम्पल 2 है, चेक जनवरी में मिला, इनकम जनवरी ईयर में आएगी ये, ठीक। चेक जनवरी में मिल गया है, आपने विड्रॉ किया हो ना किया हो, जिस डेट का है उस डेट को आपकी इनकम काउंट हो जाएगी, जिस डेट को आपके खाते में लग गया है। एग्जाम्पल 3 है, कस्टमर ने एडवांस पेमेंट दिया, तो इनकम जब रिसीव हुआ है तभी हमारा इनकम हो गया। पेमेंट क्रेडिटेड बट नॉट विड्रॉन, ये हमें एग्जाम में फंसाएगा, इसको ध्यान देना। तब भी ये टैक्सेबल है, क्रेडिट तो हो गया ना, जैसे हमारे खाते में फ़ोनपे में आ गया, पेटीएम में आ गया, लेकिन क्रेडिट तो हुआ ना। इसका 9 नंबर कॉन्सेप्ट समझो, टॉपिक वाइज मैंने दिया लेकिन ये सब सारे कॉन्सेप्ट हैं ये। टॉपिक 9, बार्टर इनकम वर्सेस एंड नॉन कैश इनकम, ठीक। आईआरएस का रूल क्या है, सर्विस या गुड एक्सचेंज, कभी कभी सर्विस के बदले सर्विस और गुड्स के बदले गुड्स, ठीक। तो और ये विदाउट कैश होता है तब भी टैक्सेबल है। बार्टर इनकम एंड नॉन कैश इनकम ये भी टैक्सेबल है, इससे बच नहीं सकते कि हमने सर्विस दी, आपने उतने वैल्यू की सर्विस दे दी, आपने गुड्स दिया, मैंने उसके बदले आपको कुछ दे दिया, तो बचोगे नहीं। अगर वो फेयर मार्केट वैल्यू पे वैल्यूएशन लगाएंगे तो फिर आप उसमें आ जाओगे। वैल्यूएशन रूल क्या है, फेयर मार्केट वैल्यू यूज होता है इसमें, ठीक। फेयर मार्केट वैल्यू इसमें यूज होता है। रियल लाइफ एग्जांपल, वैल्यूएशन फेयर मार्केट वैल्यू, जो रियल में मार्केट में उसकी वैल्यू होगी वही तो काउंट होगा। ये थोड़ी ना कि आपने मान लो सोने का भाव आज ये 2 साल बाद कुछ और होगा, 2 साल पहले कुछ और था, इस तरीके से नहीं लगाओगे ना। किसी भी चीज़ का करंट मार्केट में जो वैल्यू होगी वही लगाओगे उसकी। प्लम्बर ने इलेक्ट्रीशियन के घर का काम किया, एग्जाम्पल देखो, प्लम्बर ने इलेक्ट्रीशियन के घर का काम किया, बोथ रिपोर्ट इनकम, कैसे रिपोर्ट करेंगे, फेयर मार्केट वैल्यू पे। दूसरा है, ब्लॉगर को फ्री होटल स्टे मिला, ठीक है, उसने उसके होटल की ब्लॉगिंग की, लोगों को बताया, लेकिन उसको फिर फ्री में रूम मिल गया, तो इनकम रूम वैल्यू, उसकी इनकम ही है कि उसने उसकी ब्लॉगिंग की तो उसके बदले उसे फ्री में रूम मिल गया, चाहे वो 5,000 को चाहे 10,000 को। एग्जाम्पल 3 है, डिजाइनर को फ़ोन मिला इंस्टीड ऑफ फीस, किसी ने किसी का कुछ, मान लीजिए फैशन डिजाइनर है, उसके कपड़े उसने डिज़ाइन किए तो उसके बदले उसको एक फ़ोन मिला फीस के बदले। अब क्या पता उसने आईफोन दे दिया तो 1.5 लाख का तो फ़ोन हो गया। तो वो भी फेयर मार्केट वैल्यू पे काउंट होगी इनकम। फ़ोन वैल्यू यानी कि इनकम, रूम वैल्यू यानी कि इनकम। एग्जाम ट्रैप क्या है, नो मनी एक्सचेंज नो मनी एक्सचेंज, बार्टर वाले पे आप फंसोगे, बाकी सब कुछ समझ जाओगे, बार्टर वाले फंसोगे। और कैश पेमेंट में आप सिर्फ हार्ड कैश को ही काउंट करोगे तब फंसोगे, पेमेंट ऐप भी उसी में काउंट हो जाएंगे। इग्नोर मत करना इन सबको। टॉपिक 10 है, रिटर्न अलाउंसेस एंड डिस्काउंट, इनको भी चलो डिटेल में समझ लेते हैं, कोई कन्फ्यूजन नहीं बचे, बस मेरा तो मानना ये है कि कोई कन्फ्यूजन ना बचे आपके माइंड में। कहाँ पर थे हम लोग, हाँ यहाँ पर, टॉपिक 10, रिटर्न अलाउंसेस एंड डिस्काउंट, ठीक। रिटर्न क्या होते हैं, कस्टमर ने गुड्स वापस कर दिए तो अमाउंट रिफंडेड है, उसने सामान की वापस किया तो आपको अमाउंट वापस करना पड़ेगा। ये अलाउंसेस में, अलाउंसेस क्या है, प्राइस रिडक्शन, आपने उसको कुछ ट्रेड डिस्काउंट दे दिया, इसको हम लोग ट्रेड डिस्काउंट बोलते थे जब हम लोग पढ़ते थे, यहाँ पर अलाउंसेस बोल रहे हैं इसको, ठीक।
ड्यू टू डिफेक्ट ऑफ डैमेज, कोई पीस होगा थोड़ा डैमेज हो गया होगा, उस पर आपने थोड़ा डिस्काउंट दे दिया। अब कस्टमर को तो ये लगा कि मुझे ये सस्ता मिल गया, लेकिन सस्ता थोड़ी ना मिला, वो डिफेक्टिव पीस है, वो आपको चिपका रहा है भाई, थोड़ा कम करके ही चिपका रहा है, लेकिन वो उतना ही कम करेगा जितना उसका नुकसान हुआ है। डिस्काउंट क्या है? ट्रेड और वॉल्यूम डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट होता है कभी कभी आप बहुत सारा सामान खरीद लेते हैं तब आपको डिस्काउंट मिलता है। सेल्स प्राइस रिड्यूस करता है। आईआरएस का इंपॉर्टेंट रोल क्या है इसमें? ये सब ग्रॉस रिसीट से माइनस होते हैं, एक्सपेंस नहीं माने जाते हैं। ये जो अलाउंसेस, डिस्काउंट और ये रिटर्न है, ये ग्रॉस रिसीट से माइनस होंगे, कभी भी इन्हें आप एक्सपेंस मत मानना। इसी में आपको क्वेश्चन में फंसा देगा आईआरएस, बहुत चालाक है। वो यही तो चेक करता है कि आप सिंप्लीफाई करके पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो। पढ़ रहे हो तभी तो एग्ज़ाम निकालोगे। सिर्फ वो बुकिश लैंग्वेज, हेवी लैंग्वेज के भरोसे रहोगे तब तो निकल चुका आपका एग्ज़ाम। घूमते रहो फिर। एग्जाम्पल देखो, $1000 का प्रोडक्ट रिटर्न आया आपका, तो ग्रॉस इनकम रिड्यूस करोगे यहाँ पर। डैमेज गुड्स के लिए $200 अलाउंस आपने दिया, तब भी आप ग्रॉस रिसीप्ट से $200 माइनस करोगे। बल्क सेल आपने डिस्काउंट दे दिया, किसी ने मान लो 20 साड़ी एक साथ ले ली, आपने उसको ट्रेड डिस्काउंट दे दिया, तो लोअर ग्रॉस इनकम होगा। तो ये चीज़ें आपको ध्यान देना होगा। अलावेंस को एक्सपेंस मत बताना, कभी मत बताना। अलावेंस मतलब अलावेंस ही है। डायरेक्ट ग्रॉस इनकम एडजस्टमेंट, अलावेंस को एक्सपेंस मत बताना, डायरेक्ट ग्रॉस इनकम एडजस्टमेंट में जाएगा। ठीक, अब इसका समरी देखो, जो भी हमने चैप्टर 2 में समझा था, इसका समरी में क्या है? बिजनेस इनकम का मतलब है कैश और नॉन कैश। ठीक, कैश में तुम्हारा आ गया जो हार्ड कैश मिला है ना, और ऐप पे पेमेंट मिला। नॉन कैश में तुम्हारा चेक मिल गया, उसने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर दिया। ठीक, ये सारे आ गए। ग्रॉस रिसीट इज नॉट इक्वल टू ग्रॉस इनकम। आपका जो टोटल गल्ला आया है, जितना भी आपने दुकानदारी किया, एक दुकानदार ने जितनी भी एक दिन की सेल की, वो आपकी ग्रॉस रिसीट हो गया, लेकिन ग्रॉस इनकम थोड़ी ना होगा। उसमें कुछ रिटर्न भी आया होगा, कुछ आपने अलाउंस दिए होंगे, कुछ आपने बल्क परचेज पे अलाउंस दिए होंगे, कुछ आपने डिस्काउंट दिया होगा। ये सारी चीज़ें आप माइनस करोगे ना, तभी तो ग्रॉस इनकम मिलेगा। बराबर नहीं है दोनों। डिजिटल पेमेंट टाइमिंग क्रूशल है इसका। ठीक, जिस डेट को जाएगा उसी डेट में चला जाएगा। बार्टर इनकम ऑलवेज टैक्सेबल। आपने नॉन कैश चीज़ें, आपने कैश सर्विस के बदले आपने ट्रेड करा लिया, ट्रेड के बदले सर्विस करा ली, बार्टर मेथड है, तब भी पर आप एफएमवी लगाएंगे उसमें। रिटर्न्स एंड अलाउंस रिड्यूस इनकम नॉट एक्सपेंस। इनकम को रिड्यूस करेंगे, लेकिन ये खर्चा थोड़ी ना है। बिजनेस एक्सपेंस समझो, तीसरा चैप्टर है हमारा बिजनेस एक्सपेंस। बहुत ही अच्छा चैप्टर है, ध्यान से देखना, आपको ये बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। जो भी मैंने लिया है आईआरएस पब्लिकेशन 334 शेड्यूल सी इंस्ट्रक्शन के हिसाब से है, और टोटल आईआरएस के माइंडसेट से, जैसा आईआरएस सोचता है इस चैप्टर को लेकर। व्हाट इज बिजनेस एक्सपेंस? तो बिजनेस में किया गया खर्चा, आप ऐसा बोलोगे। आईआरएस क्या बोलता है? बिजनेस एक्सपेंस इज इक्वल टू एक्सपेंस पेड और इनकर्ड ड्यूरिंग द टैक्स ईयर। एक्सपेंस पेड, आपने एक्सपेंस खर्चा कर दिया, या फिर इनकर्ड, या फिर वो हो गया ड्यूरिंग द टैक्स ईयर इन कैरिंग ऑन ट्रेड और बिजनेस। ठीक, ट्रेड और बिजनेस के लिए आईआरएस थिंकिंग क्या है? एक्सपेंस का डायरेक्ट कनेक्शन बिजनेस से होना चाहिए। जो भी खर्चा किया उसके डायरेक्ट कनेक्शन बिजनेस से होना चाहिए। पर्सनल बेनिफिट आया, आईआरएस डाउट करेगा वहाँ पर। डॉक्यूमेंटेशन होना मैंडेटरी। बिजनेस एक्सपेंस नहीं माना जाएगा अगर पर्सनल नेचर का हो, कैपिटल एसेट क्रिएट करता हो, बिल्डिंग, मशीन, ये सब चीज़ें। इलीगल एक्सपेंस जैसे कि फाइन, पेनल्टी। अब रियल लाइफ एग्जांपल देखो, शॉप ओनर ने शॉप का रेंट दिया, ठीक, बिजनेस एक्सपेंस है। सेम ओनर ने घर का रेंट दे दिया, तो बिजनेस तो एक्सपेंस नहीं ना, पर्सनल है। कहाँ से बिजनेस में आ गया ये? फ्रीलांसर ने क्लाइंट प्रोजेक्ट के लिए सॉफ्टवेयर लिया, ठीक, उसने परचेज किया क्लाइंट प्रोजेक्ट के लिए, तो बिजनेस के लिए खर्चा किया उसने, उसी से तो कमाएगा। एग्जाम ट्रैप कैसे करेगा आपको? एक्सपेंस पेड ड्यूरिंग ईयर लिखाओ, ड्यूरिंग ईयर लिखाओ। आप इसी को देखकर मत जाना, स्टिल चेक करो कि बिजनेस पर्पज था या नहीं है। सिर्फ ड्यूरिंग द ईयर लिखा वो काफ़ी नहीं है, वो चेक करना होगा ना पर्सनल है कि वो बिजनेस के लिए है।
अब इस चैप्टर में हमारा टॉपिक है 12 ऑर्डिनरी नेसेसरी टेस्ट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये IRS का गोल्डन रूल है, हर एक्सपेंस यहीं फेल या पास होता है। एक्सपेंस को भी तो ट्रैक करोगे। ऑर्डिनरी मीन कॉमन, कहते हैं ना बहुत ही ऑर्डिनरी बंदा है तो यानी बहुत कॉमन। कहते हैं ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क कर दिया इसने, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आदमी तो बहुत ही अलग है, कॉमन तो है नहीं। तो नेसेसरी मीनिंग है हेल्पफुल, अप्रोप्रिएट, बिजनेस के लिए यूजफुल। ठीक, एब्सोल्युटली एसेंशियल होना जरूरी नहीं। IRS का प्रैक्टिकल थिंकिंग देखो, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड देखा जाता है, लग्जरी पर्सनल टेस्ट अलाउड नहीं। एग्जाम्पल देखो इसको, रेस्टोरेंट ओनर बाइंग रॉ मटेरियल बाई किया तो ऑर्डिनरी है, मतलब कॉमन है और नेसेसरी है, ये हमारा बिजनेस में हो गया। CA बाइंग अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, ठीक है, ऑर्डिनरी नेसेसरी दोनों होना चाहिए, ऑर्डिनरी नेसेसरी। ठीक, एग्जाम्पल 3 स्मॉल शॉप ओनर बाइंग लग्जरी स्पोर्ट्स कार तो उसने स्पोर्ट्स कार ले ली तो नेसेसरी कहाँ है, और कॉमन में नहीं है, ये भी तो है। नेसेसरी का मतलब एसेंशियल मत समझना, ठीक, वो अलग चीज हो गई। IRS का मीनिंग हेल्पफुल। ठीक, टॉपिक 13 है कैपिटल वर्सेस रेवेन्यू एक्सपेंस। कैपिटल वर्सेस रेवेन्यू एक्सपेंस इंट्रो लेवल, डिटेल डिप्रिसिएशन वाले चैप्टर में समझाएंगे। ठीक, रेवेन्यू एक्सपेंस क्या है, यहाँ सिर्फ क्लासिफिकेशन देख लो। शॉर्ट टर्म बेनिफिट, बिजनेस ऑपरेशंस के लिए सेम ईयर डिडक्ट होता है। ठीक, रेवेन्यू वाला एक्सपेंस शॉर्ट टर्म बेनिफिट है, ये बिजनेस ऑपरेशंस के लिए होता है और उसी साल डिटेक्ट होता है, ये हमारा हो गया रेवेन्यू एक्सपेंस। एग्जाम्पल जैसे रेंट भी तो हमारा शॉर्ट टर्म है, बिजनेस ऑपरेशंस के लिए है, सेम ईयर हो गया। सैलरी भी सेम ईयर गई, इलेक्ट्रिसिटी बिल भी और एडवर्टाइजिंग भी, सब कुछ एक साल के लिए है। ठीक, अब कैपिटल एक्सपेंस क्या है, तो कैपिटल एक्सपेंस हमारा लॉन्ग टर्म बेनिफिट देगा, एसेट क्रिएट करता है, सेम ईयर फुल डिडक्ट नहीं होता है, डिप्रिसिएशन लगता है, जैसे कि बिल्डिंग, मशीनरी, कंप्यूटर सिस्टम। IRS का गोल्डन लाइन क्या है, इफ इट एड्स वैल्यू और एक्सटेंड लाइफ, ये कैपिटल हो जाएगा। थोड़ा कंफ्यूजिंग है लेकिन एक दो बार आप इसको देखेंगे वीडियो में आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। एग्जाम्पल देखो, ऑफिस का पेंट करवाया तो रेवेन्यू एक्सपेंस, ठीक, रेवेन्यू एक्सपेंस। ऑफिस ने में नया फ्लोर बनवाया, ये कैपिटल एक्सपेंस है, ये हमारा सालों साल जाएगा। नया फ्लोर ही बनवा दिया आपने, एक तल्ला कहते नहीं, 2 तल्ला था 3 तल्ला इमारत हो गई, ऐसे करके। लैपटॉप परचेज फॉर बिजनेस, ये भी हमारा एसेट हो गया। एग्जाम कैसे ट्रैप करेगा, एक्सपेंस पेड वंस, तो क्या रेवेन्यू, ना ना ना, वंस किया लेकिन हो सकता है इस पर डेप लगे, ये हमारा जाएगा कैपिटल में। बेनिफिट ड्यूरेशन चेक करो, ठीक, बेनिफिट ड्यूरेशन चेक करो, तब इसको रेवेन्यू में डालना है कि कैपिटल में डालना, वो फिर डिसाइड होगा। पर्सनल वर्सेस बिजनेस एक्सपेंस, पर्सनल एक्सपेंस कभी डिडक्टेबल नहीं है, मिक्स्ड एक्सपेंस को एलोकेट करना पड़ेगा, IRS का स्ट्रिक्ट रूल है ये। एलोकेशन कॉन्सेप्ट क्या है, बिजनेस पोर्शन अलाउड, पर्सनल पोर्शन डिसअलाउड। बहुत ही सिंपल है, मैं बता रहा हूँ जिस लैंग्वेज में आपको समझा रहा हूँ ऐसा आपको कहीं नहीं मिलने वाला, ढूंढ लो, देख लो, समझ लो, उसके बाद आओ। लेकिन हाँ, आपने इसको देखा तो आपको समझ में पूरा आने वाला है। एग्जाम्पल देखो, मोबाइल फ़ोन से 70% बिजनेस यूज, ठीक, तो 70% डिडक्टेबल है इसका। फैमिली डिनर रेस्टोरेंट बिल, ये तो पर्सनल में गया ना, तो ये नहीं आएगा। तीसरा एग्जाम्पल है होम इंटरनेट यूज फॉर फ्रीलांसिंग, तो बिजनेस पोर्शन अलाउड, एग्जाम ट्रैप यूज पार्टली फॉर बिजनेस, फुल डिडक्टेबल, फुल डिडक्शन गलत होगा, थोड़ा थोड़ा यूज हो रहा है तो थोड़ा ही, जितना परसेंटेज यूज हो रहा है तो ना परसेंटेज ही हम इन्वॉल्व करेंगे। 15 देखिए टॉपिक इसका, स्टार्टअप कॉस्ट इंट्रो लेवल, वेरी इंपॉर्टेंट है। IRS का कोर आइडिया क्या है इसमें, स्टार्टअप कॉस्ट बिजनेस स्टार्ट करने से पहले का एक्सपेंस, जब बिजनेस एक्चुअली ऑपरेशनल नहीं हुआ, उसे हम लोग स्टार्टअप बोलते हैं। स्टार्टअप कॉस्ट में आ गया ये। स्टार्टअप कॉस्ट में क्या आता है, मार्केट रिसर्च पे आपने खर्चा किया, एडवर्टाइजिंग बिफोर ओपनिंग, बहुत खर्चा लोग करते हैं,
बड़ी बड़ी कंपनियां इसी में तो सारा पैसा जाती लगाती हैं। एम्प्लॉय ट्रेनिंग बिफोर ओपनिंग, और क्या आप ट्रेन नहीं करेंगे, डायरेक्ट एम्प्लॉय रख लिए तब भी नहीं काम बनेगा आपका। ट्रेवल फॉर बिजनेस सेटअप, बिजनेस सेट करने के लिए आपने ट्रेवल किया, ठीक। प्रोफेशनल फीस बिफोर स्टार्ट, अभी बिजनेस स्टार्ट नहीं किया लेकिन स्टार्ट करने के लिए जो भी आपने प्रोफेशनल फीस दी वो सारा हमारा स्टार्टअप कॉस्ट में आ गया। अब क्या नहीं आता इसमें, ये देखो क्या नहीं आता है। एसेट परचेज जैसे बिल्डिंग मशीन, ये हमारा स्टार्टअप कॉस्ट में नहीं आएगा। इन्वेंट्री हैंडल सेपरेटली, इसको अलग सेपरेटली आप हैंडल करेंगे, ठीक। आईआरएस ट्रीटमेंट कैसा है इसका, ये रेगुलर बिजनेस एक्सपेंस नहीं होते हैं, स्पेशल रूल्स के अंडर हैंडल होते हैं। डिटेल अमोर्टाइजेशन में आएगा इसका, जब अमोर्टाइजेशन चैप्टर पढ़ेंगे तब इसका डिटेल आएगा। एग्जाम्पल देखो, शॉप खोलने से पहले मार्केट सर्वे कराया आपने, उसका जो कॉस्ट है ये स्टार्टअप कॉस्ट में गया। बिजनेस ओपनिंग से पहले फेसबुक ऐड चलवाएं, ये भी हमारा स्टार्टअप कॉस्ट में गया। ओपनिंग से पहले सीए फीस दिया, बिल्कुल दोगे आप, ये भी हमारा स्टार्टअप कॉस्ट में गया। तो एग्जाम कहाँ ट्रैप करेगा, एक्सपेंस पेड बिफोर बिजनेस स्टार्टेड, ठीक। तो ये डायरेक्ट एक्सपेंस मत मान लेना, इनको क्लासीफाई करना, यानी कि बिजनेस स्टार्ट करने से पहले जितना भी कॉस्ट गया वो हमारा स्टार्टअप कॉस्ट में है, बाकी नहीं आएगा। टॉपिक 16 देखो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, COGS, इसका इंट्रो देखो, इसका फुल चैप्टर अलग है, अलग से मैं बताऊंगा, लेकिन इस शेड्यूल सी में इसका इंट्रो है तो भाई पढ़ लो थोड़ा सा। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सीधी सी बात है, अपना सामान बेचने के लिए जो कॉस्ट लगी यही होगा, लेकिन आईआरएस कैसे समझते हैं, आईआरएस के नज़रिए से समझते हैं। ये एक्सपेंस चैप्टर में सबसे ज़्यादा कंफ्यूज करता है। आईआरएस कोर आइडिया, COGS मतलब गुड्स पर प्रोड्यूस या परचेज करने की कॉस्ट, ठीक। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, गुड्स प्रोड्यूस या परचेज करने की कॉस्ट जो एक्चुअली सेल हुई है, जो एक्चुअली में सेल हुई है। COGS इज नॉट एन एक्सपेंस, ये एक्सपेंस नहीं है, ये इनकम कैलकुलेशन का पार्ट है, क्रॉस रिसीप्ट से एडजस्ट होता है। बेसिक कंपोनेंट हैं इसके कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के, बिगिनिंग इन्वेंट्री, ठीक। परचेजेज, जितना भी आपने परचेज किया, डायरेक्ट लेबर को आपने जितना दिया, लेबर का, मिस्त्री का, मटेरियल एंड सप्लाई, जो भी आपने रॉ मटेरियल लिया, एंडिंग इन्वेंट्री, जो आपने सबसे आखिरी की इन्वेंट्री थी, ये सारी मिलकर ही तो हमारा COGS बनाएंगी। COGS ये थोड़ी ना कि हाँ हमने किसी बंदे को काउंटर पे खड़ा किया सिर्फ वही, वो तो सेल्स पर्सन हो गया, लेकिन उसके बिहाइंड द सीन कितना खर्चा हुआ वो हमारा आ गया COGS में। मैंने बताया ना ये बड़ा ही लेंदी टॉपिक है और काफ़ी हैवी टॉपिक है ये, इसको मैं आगे के चैप्टर में पढ़ाऊँगा, बस यहाँ पर आप इंट्रो देखो इसका। इन्वेंट्री वाले बिजनेस के लिए मैंडेटरी है, ठीक। इन्वेंट्री जहाँ पर है वहाँ उस बिजनेस के लिए COGS मैंडेटरी है। सर्विस ओनली बिजनेस यूजुअली नो COGS, अगर सिर्फ सर्विस वाला है तो सर्विस वाले के लिए कहाँ जाएगा ये, सर्विस वाले के लिए COGS कहाँ लगेगा, जहाँ गुड्स है वहीं तो लगेगा ना, जहाँ गुड्स है वहाँ इन्वेंट्री होगी। एग्जाम्पल देखो, किराना स्टोर का माल COGS अप्लीकेबल, ऑनलाइन क्लॉथिंग सेलर्स COGS अप्लीकेबल, फ्रीलांस राइटर वो भी उस, हाँ इसमें COGS नहीं, सर्विस है ना इसकी, फ्रीलांसिंग करता है। एग्जाम में कैसे ट्रैप करोगे, COGS का को ओपनिंग एक्सपेंस में मत लेना, ओपनिंग एक्सपेंस तो हमारा वो हो गया स्टार्टअप कॉस्ट। एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस ये क्या होते हैं, आईआरएस के रूल के हिसाब से एडवर्टाइजिंग